निकासी ड्राई नाइट्रोजन के साथ फ्लशिंग, HFC 134A, R600A, R290 के साथ मशीन को फिर से फिट करना। हेलो, मेरा नाम प्रीति है। मुझे आशा है कि आप सभी आज के सत्र के लिए उत्साहित होंगे। इस मॉड्यूल में हम मशीन को खाली करना, ड्राई नाइट्रोजन से फ्लश करना और HFC 134A, R600A, R290 के साथ मशीन को पुनः संयोजित करना सीखेंगे। इस अभ्यास के अंत में आप सक्षम होंगे प्रणाली में दबाव और रिसाव परीक्षण करने में, प्रणाली को खाली करने में, ड्राई नाइट्रोजन के साथ फ्लश करने में, मशीन को HFC 134A, R600A, R290 के साथ पुनः संयोजित करने में। अब आइए इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री और टूल्स पर एक नजर डालें। आवश्यक टूल्स या उपकरण हैं: डबल एंड स्पैनर 1 सेट, स्पैनर सेट ओपन एंड और रिंग टाइप 19 से 31.8 मिलीमीटर 1 सेट, क्रिम्पिंग के लिए इंसुलेटेड क्रिम्पिंग टूल और लग्स 1 सेट, मल्टीग्रिप प्लायर और सामान्य प्रयोजन प्लायर 1 सेट, रैचेट स्पैनर 6.4 से 10 मिलीमीटर 1 सेट, स्क्रू ड्राइवर, प्लास्टिक हैंडल 6 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर 1 सेट, पिंचिंग प्लायर्स 1 नग, ट्यूब कटर डिबरिंग टूल 1 नग, डिजिटल मल्टीमीटर 1 नग, लाइन टेस्टर 500 वोल्ट 1 नग, टोंग टेस्टर 1 नग, कैपिलरी ट्यूब कटर 1 नग, अग्निशामक यंत्र सूखा पाउडर प्रकार 1 नग, 2 स्टेज रेगुलेटर के साथ नाइट्रोजन सिलेंडर 1 सेट, ऑक्सी एसिटिलीन सिलेंडर के साथ ब्रेजिंग किट 1 सेट, गेज मैनिफोल्ड 1 नग। इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं: रेफ्रिजरेंट रिकवरी यूनिट CFC 12 रिकवरी सिलेंडर के साथ 1 नग, 2 मीटर विस्तारित विद्युत तार के साथ वैक्यूम पंप 2 स्टेज 1 नग, CFC चार्ज के साथ बड़ी खराबी वाला विजिबल कूलर 1 नग, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल लगभग 2 किलोग्राम 1 नग। आवश्यक सामग्री: एक सुरक्षित कंटेनर में रेफ्रिजरेंट सिलेंडर हाइड्रोकार्बन मिश्रण 100 ग्राम, साबुन का घोल, स्पंज 1 नग, ब्रेजिंग फिलर रोड 5 नग, ब्रेजिंग फ्लक्स, थर्मोस्टैट्स 1 नग, दूर स्विच 1 नग, लैंप, सीलबंद ओवरलोड प्रोटेक्टर 1 नग, कंप्रेसर के लिए PTC रिले 1 सेट, HFC 134A गैस सिलेंडर 1 नग, कैपिलरी ट्यूब आवश्यकतानुसार आकार 1 कॉइल, POE ऑयल 1 नंबर। ड्राई नाइट्रोजन के साथ एक रेफ्रिजरेंट प्रणाली को फ्लश करने के लिए नाइट्रोजन रेगुलेटर का उपयोग करके प्रणाली से दूषित पदार्थों को एक लाइन के माध्यम से बाहर निकलने की अनुमति देकर दूसरी लाइन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तकनीशियनों के लिए एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन प्रणाली को ड्राई नाइट्रोजन से ठीक से फ्लश करना महत्वपूर्ण है, खासकर वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद या रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर को बदलते समय। ये कदम प्रणाली से सभी मलबे जैसे कालिक, संदूषक और कीचड़ को हटाना सुनिश्चित करता है। जब भी कोई पुराना कंप्रेसर बदला जाता है या जब प्रणाली को हवा में खुला रखा जाता है तो इसे निष्पादित किया जाना चाहिए और पुनः संयोजन के द्वारा एक खराब रेफ्रिजरेटर प्रणाली को परिवर्तित किया जाता है, जो यांत्रिक फिटिंग को संशोधित करके और आवश्यक सावधानियां बरतकर CFC R12 का उपयोग HFC 134A से चार्ज किया जाता है। आइए इस मॉड्यूल में सीखें कि इसे ठीक से कैसे करें। कार्य 1: प्रणाली में दबाव और रिसाव परीक्षण करना। ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रणाली कुशलतापूर्वक संचालित हो, दबाव और रिसाव परीक्षण से जुड़ी एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है। कंप्रेसर की चार्ज लाइन का पता लगाएं और किसी भी मलबे या दूषित पदार्थों को हटाने के लिए कंप्रेसर और चार्ज लाइन दोनों को एक साफ कपड़े से सावधानी पूर्वक साफ करें। इसके बाद HFC 134A रेफ्रिजरेंट के साथ संगत एक नया कंप्रेसर पेश किया गया है। इसके लिए एक पहुंच बिंदु बनाने के लिए एक पियर्स वाल्व संलग्न करने की आवश्यकता होती है, जो प्रणाली के दबाव, निकासी और चार्जिंग को सक्षम करता है।
अगले चरण में दबाव और रिसाव परीक्षण दोनों करने के लिए ड्राई नाइट्रोजन के साथ प्रणाली पर दबाव डालना शामिल है। विशेष रूप से HF कोन 134A के साथ मशीन को पुनः संयोजित करते समय महत्वपूर्ण है। इससे किसी भी रिसाव की पहचान करने में सहायता मिलती है जो प्रणाली की दक्षता से समझौता कर सकता है। रिसाव परीक्षण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सभी जोड़ों पर साबुन का घोल लगाया जाता है, जिससे निकलने वाली किसी भी गैस का पता लगाना आसान हो जाता है। रिसाव परीक्षण पूरा करने के बाद प्रणाली से ड्राई नाइट्रोजन को निकाल दें। प्रणाली में 2 psi छोड़ दें। कैपिलरी की लंबाई रिकॉर्ड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए तालिका 1A में दर्ज करें। ट्यूबिंग को जोड़कर और एक नई कैपिलरी ट्यूब और नए आणविक छलनी फिल्टर को स्थापित करके एवापोरेटर और कंडेंसर को जोड़ें। एक टाइट सील सुनिश्चित करने के लिए सभी जोड़ों को सुरक्षित रूप से ब्रेस कर दिया जाता है। साथ ही नई कैपिलरी और फिल्टर को हटाने और फिट करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने और किसी भी संदूषण को रोकने के लिए ब्रेजिंग की प्रक्रिया के दौरान ड्राई नाइट्रोजन को पाइपों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। ये कदम ऑक्साइड के निर्माण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, जो प्रणाली को दूषित कर सकता है। इसके बाद एक नया कंप्रेसर स्थापित किया जाता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि लैग बोल्ट सुरक्षित रूप से कड़े हैं। फिर पाइपों को जोड़ दिया जाता है और अत्यधिक लो के साथ कंप्रेसर को गर्म होने से बचाने के लिए जोड़ों को सावधानी से ब्रेस कर दिया जाता है। अंतिम चरण में टर्मिनल लीड को कंप्रेसर से जोड़ना और टर्मिनल कवर को उसकी जगह पर सुरक्षित रूप से लगाना शामिल है। ये सुनिश्चित करता है कि प्रणाली की न केवल अच्छी तरह मरम्मत की गई है, बल्कि HFC 134A के साथ मशीन को पुनः संयोजित करने के बाद कुशल संचालन के लिए भी अनुकूलित किया गया है। बॉटल कूलर प्रणाली को खाली करना। निकासी प्रक्रिया शुरू करने से पहले उन सभी जोड़ों को साफ करना आवश्यक है जिनका पहले साबुन के घोल से परीक्षण किया गया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे किसी भी संदूषक या अवशेष से मुक्त हैं। अगले चरण में 2 स्टेज रोटरी वैक्यूम पंप स्थापित करना शामिल है। यह इसे इंटरकनेक्टिंग मैनिफोल्ड वाल्व से जुड़े होसेस के माध्यम से प्रणाली और चार्ज लाइन से जोड़कर किया जाता है। एक बार सेटअप पूरा हो जाने पर प्रणाली में पहले छोड़े गए 2 psi ड्राई नाइट्रोजन को बाहर निकालें। इसके बाद वैक्यूम पंप सक्रिय हो जाता है। इसे तब तक चलने दें जब तक ये 5 माइक्रोन के वैक्यूम स्तर तक नहीं पहुंच जाता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रणाली से किसी भी प्रकार की हवा या नमी पूरी तरह बाहर निकल गई है जो इसके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। वांछित वैक्यूम स्तर तक पहुंचने के बाद पंप को 10 से 15 मिनट की अवधि के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। ये ठहराव ये पुष्टि करने के लिए गेज की नजदीकी निगरानी की अनुमति देता है कि प्रणाली में 5 माइक्रोन वैक्यूम स्तर बनाए रखा गया है। एक बार पुष्टि हो जाने पर वैक्यूम को सुरक्षित करने के लिए मैनिफोल्ड वाल्व के इनलेट और आउटलेट दोनों वाल्व बंद कर दिए जाते हैं। प्रक्रिया के अंतिम चरण में वैक्यूम पंप को प्रणाली से जोड़ने वाली नली को अलग करना और हटाना शामिल है। यह निकासी प्रक्रिया के पूरा होने का प्रतीक है, प्रणाली को उसके रखरखाव या मरम्मत के अगले चरणों के लिए तैयार करता है। HFC रेफ्रिजरेंट से चार्ज करना। चार्जिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र अच्छी तरह हवादार है। ये सुरक्षा के लिए और किसी भी संभावित हानिकारक गैसों के संचय को रोकने के लिए आवश्यक है। इसके बाद नली को HFC 134A सिलेंडर से प्रणाली से जोड़ा जाता है। आगे बढ़ने से पहले सिलेंडर का वजन इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन का उपयोग करके मापा जाता है और यह जानकारी संदर्भ के लिए तालिका A में दर्ज की जाती है। होजों से किसी भी प्रकार की हवा को निकालने के लिए थोड़ी मात्रा में रेफ्रिजरेंट को बाहर निकाला जाता है, जो प्रणाली को प्रभावी ढंग से शुद्ध करता है। ये चरण सुनिश्चित करता है कि चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान केवल रेफ्रिजरेंट ही प्रणाली में प्रवेश करे। धीरे धीरे और सावधानी से HFC 134A रेफ्रिजरेंट को प्रणाली में प्रवाहित करने की अनुमति देने के लिए चार्ज लाइन पियर्स ऑफ वाल्व खोला जाता है। रेफ्रिजरेंट के अचानक या अत्यधिक रिसाव को रोकने के लिए सावधानी बरती जाती है। चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान CFC 12 रेफ्रिजरेंट के साथ उपयोग की जाने वाली HFC 134A की सामान्य मात्रा का लगभग 95% प्रणाली में चार्ज हो जाता है। सक्शन दबाव 14 psi के रूप में नोट किया जाता है, जबकि डिस्चार्ज दबाव तालिका B में 200 psi के रूप में दर्ज किया जाता है। ये चरण प्रणाली के भीतर रेफ्रिजरेंट के उचित संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। चार्जिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद
सिलेंडर का वजन एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन का उपयोग करके दर्ज किया जाता है और तुलना के लिए तालिका A में दर्ज किया जाता है। अंत में चार्जिंग प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए सिलेंडर वाल्व और पियर्स ऑफ वाल्व दोनों को एक साथ बंद कर दिया जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि प्रणाली ठीक से सील है और संचालन के लिए तैयार है। ध्यान दें, HFC 134A को चार्ज करने से पहले कार्यस्थल को साफ करने का ध्यान रखें। क्षेत्र को हवादार बनाएं। HFC 134A में सांस न लें क्योंकि ये दम घुटने वाला होता है। इसके अलावा तरल HFC 134A रेफ्रिजरेंट से शीतंश हो सकता है। दस्ताने, चश्मा पहने और रेफ्रिजरेंट के संपर्क से बचने के लिए शरीर को ढकें। ये भी सुनिश्चित करें कि उपरोक्त अभ्यास शुरू करने से पहले बॉटल कूलर को मेन लाइन से अलग कर दिया गया है। अतिरिक्त HFC 134A को बाहर न निकालें। इसमें उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता होती है। इसका जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रक्रिया ट्यूब को सील करना। पियर्स ऑफ वाल्व से जुड़ी रबर की नली को अलग करके शुरुआत करें। चार्ज लाइन को क्रिम्प करने के लिए पिंच ऑफ टूल का उपयोग करें। ये सुनिश्चित करते हुए उस बिंदु से पर्याप्त जगह छोड़ें जहां ये पियर्स ऑफ वाल्व से जुड़ता है। ये स्थान बाद में एक अतिरिक्त क्रिम्प बनाने की अनुमति देता है जो पूरी तरह से रिसाव रोधी सील सुनिश्चित करता है। पियर्स ऑफ वाल्व निकालें और रेफ्रिजरेंट रिसाव के किसी भी संकेत के लिए क्षेत्र का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करें। एक बार पुष्टि हो जाने पर छेद वाले हिस्से को टांककर सुरक्षित रूप से सील कर दें। प्रोसेस ट्यूब को सील करने के लिए आगे बढ़ें। विशेष रूप से HFC 134A रेफ्रिजरेंट के साथ मशीन को फिर से फिट करने के लिए महत्वपूर्ण है। साबुन का एक ताज़ा घोल तैयार करें और एक साफ ब्रश का उपयोग करके इसे सभी टूटे हुए जोड़ों और मोड़ों पर सटीक और साफ स्ट्रोक के साथ लगाएं। साबुन के घोल को जमने के लिए कुछ समय दें। ये सुनिश्चित करें कि कोई बुलबुले न बने। एक बार निरीक्षण से संतुष्ट हो जाने और आश्वस्त हो जाने पर कि प्रणाली में कोई रिसाव नहीं है, अगले चरण पर आगे बढ़ें। बॉटल कूलर को विद्युत आपूर्ति से जोड़ें। थर्मोस्टेट को कूलर सेटिंग में समायोजित करें। बॉटल कूलर में पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ भरें। बॉटल कूलर को उसकी क्षमता और भंडारित भोजन की मात्रा के आधार पर 2 से 4 घंटे तक चलने दें। अंत में रिमोट सेंसिंग बल्ब थर्मामीटर का उपयोग करके एवापोरेटर और फ्रेश फूड कंपार्टमेंट दोनों का तापमान रिकॉर्ड करें। इसके अतिरिक्त HFC 134A रेफ्रिजरेंट के उपयोग को इंगित करने के लिए बोतल कूलर पर लेबल लगाएं ताकि भविष्य में संदर्भ के लिए स्पष्ट पहचान सुनिश्चित हो सके। इस अभ्यास के अंत पर आ गए हैं। आइए इस मॉड्यूल में हमने जो सीखा है उसको दोहराएं। हमने सीखा है प्रणाली में दबाव और रिसाव परीक्षण करना, प्रणाली को खाली करना, ड्राई नाइट्रोजन के साथ फ्लश करना, मशीन को HFC 134A, R600A, R290 के साथ पुनः संयोजित करना। इस प्रकार हमने कूलर प्रणाली को खाली करने, फ्लश करने और वापस लगाने की प्रक्रिया सीख ली है। आशा है आप इसे स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। इस अभ्यास को अपने प्रशिक्षक की सहायता से करें। धन्यवाद।